हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, पूरा हमारा लेक्चर था उसके ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो मसला ये था कि इनको लोकेशन कहाँ दी जाए, कि एटम में ये कहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और प्रोटॉन कहाँ पर है। तो इस बात को बताया जनाब जे थॉमसन साहब ने। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या बोला जनाब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक स्पेयर में ऐसे बिखरे हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वो ऐसे बिखरा हुआ है। जैसे कि आप ये समझ लो तरबूज के दाने। तरबूज में क्या होता है, पूरा रेड होता है और बीच में उसके बीच होते हैं काले काले। उसी तरीके से ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे बिखरा हुआ है। इन्होंने जे थॉमसन भाई साहब ने ये बोल दिया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है पूरे स्फीयर में ऐसे बिखरा हुआ है तरबूज के दाने की तरह। जो ये पॉजिटिव नेगेटिव, या जिसे खीर समझ लो, खीर जैसे खीर होती है, जैसे खीर पूरी वाइट होती है, बीच में हम उसके बादाम पिस्ते डाल देते हैं। इस तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, पूरा स्फीयर में बिखरा हुआ है। लेकिन ये बात गलत साबित कर दी। किसने? इन्हीं के एक स्टूडेंट ने। और साबित भी किसने किया? इन्हीं के एक स्टूडेंट ने इनको गलत साबित कर दिया, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जिसे हम कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया था गोल्ड फॉइल पर। ये गोल्ड फॉइल है और यहाँ से कोई भी सोर्स ले लिया, मतलब अल्फा पार्टिकल का, और उसको स्ट्राइक करवाया। हुआ क्या, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, मान लो भाई ये देखो ये गोल्ड फाइल है और इसके ये एटम है, 2 एटम। वो सारे एटम होंगे, मैं 2 बना के दिखा रहा हूँ। हुआ ये जनाब, ये आई और गुजर गई। जब अल्फा पार्टिकल्स मारे, ये गुजर गया। ये देखो हुआ क्या, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर मारा, इन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वो इसको चीरते हुए पास हो गए। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल मतलब तकरीबन 90% जो इसके अल्फा पार्टिकल्स थे, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसको पास हो गए। पता कैसे लगा कि पास हो गए? इन्होंने क्या किया जनाब, इसको सराउंड कर दिया फोटोग्राफिक प्लेट से, जिंक सल्फाइड जिससे कह लो आप, चारों तरफ इसके, मतलब ऐसे इसको सराउंड कर दिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लोरोसेंस मटेरियल से इसको सराउंडेड कर दिया, फिर फोटोग्राफी प्लेट लगा दी। तो हुआ कि जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल से, तो पीछे स्पॉट्स बनना शुरू हो गए। और इन्होंने ही देखा जनाब कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो इन्होंने भेजे हैं वो सारे के सारे एटम को चीरते हुए पास कर गए। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? पास हो गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स पास होने के बाद कुछ छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, मतलब बहुत कम, ये कह लो आप, उन्होंने वैल्यू भी बता दी कि 1
4000 में से एक, 4000 में से एक पार्टिकल, 4000 में से एक पार्टिकल जो है, बहुत कम पार्टिकल्स वापस आ गए, जैसे गए थे टकराकर वैसे ही वापस आ गए बड़े एंगल पर, जिसे आप 180 डिग्री एंगल ले लो। तो ऑब्जर्व में क्या किया जनाब कि कुछ ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है इसको चीरते हुए पास हो गए, इसको पेनिट्रेट किया, चीरते हुए इसको पास हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसके स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जनाब जो स्ट्राइक करने के बाद वापस आ गए। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जनाब कंक्लूजन में इन्होंने क्या बोला, कंक्लूजन में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जनाब सबसे पहली बात कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने बोला कि भाई एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। जब तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली। ये देखो एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, मैं मान लो देखो ऐसे हो जाए, ये एक, ये दो पार्टिकल, चलो भाई सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बोली इन्होंने बोला जनाब कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। देखो भाई मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये हुआ क्या है भाई, ये आए, ये एक अल्फा पार्टिकल आया गुजर गया, दूसरा आया गुजर गया, तीसरा आया गुजर गया, चौथा आया गुजर गया। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो ऐसे आया, अल्फा ये इससे टकराया और वापस आई है, और बाकी के अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, वो सीधे सीधे गुजर गए, और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, तो इन्होंने सबसे पहली बात बोली जनाब कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल पास हो गए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि few particles deflect at small angles। कुछ पार्टिकल्स क्या है, इस स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। अब देखो डिफ्लेक्ट क्यों हुए होंगे, ये अल्फा पार्टिकल आया, अब जो अल्फा पार्टिकल इस प्लस वाले चार्ज से, जो प्रोटॉन के जो प्लस वाला चार्ज है इसके करीब से गुजरा होगा, तो इसने रिपल किया होगा, रिपल करने के बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से इसके करीब से गुजरे होंगे, अल्फा के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस और प्लस में क्या, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या रिपल्जन हुई होगी, थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो जनाब इन्होंने क्या बोला, जनाब एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, वो तो खाली है, तभी पास हो गए। दूसरी बात, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। और सबसे तीसरी बात इन्होंने बोली कि यार जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये असल में एटम के सेंटर में है, किसी छोटी सी जगह में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये असल में, जो प्रोटॉन है ये असल में एटम की किसी छोटी सी जगह में है, जो कि कहाँ पर है, सेंटर में है। और उस सेंटर को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। इसलिए जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो भी हमारे रदरफोर्ड भाई साहब को जाता है, कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताई कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने बताया कि जनाब जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, वो असल में सेंटर में होता है, किसी छोटी सी जगह में, जिसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला गया, जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। कि भाई जो न्यूक्लियस का साइज है वो असल में एटम के साइज से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और उस छोटी सी जगह में ही क्या है, न्यूक्लियस भरा पड़ा है।
मतलब न्यूक्लियस से छोटी सी जगह में क्या है, प्रोटॉन है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस छोटी सी जगह में ही मौजूद है, जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। और क्या बोला जनाब कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है। और क्या सबसे कि ऑलमोस्ट तकरीबन जनाब ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि एटम का ज़्यादातर जो मास है, तकरीबन सारे ही मास के लो, वो कहाँ पर है, वो सारा का सारा मास इसका कहाँ पर, इसकी कंसंट्रेट कहाँ पर है, इसके न्यूक्लियस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन जो है, जबकि इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ and continuously emits एनर्जी। और इन्होंने क्या बोला जनाब, जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है, घूमता रहता है और कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। लिखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है। ये इनका पूरा मॉडल था, जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि क्या क्या हुआ, क्या इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कराया तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक कर गए और उसको क्रॉस करते हुए पास हो गए। ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स वो पास हो गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए रिपल्जन की वजह से, प्लस और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल्स के दरमियान। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल लड़कर वापस आ गए। लड़कर वापस कैसे, मतलब स्ट्राइक करने के बाद जैसे गए थे पूरा वैसे ही वापस आ गए। अब हुआ क्या, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर आया, ये अल्फ़ा पार्टिकल आया, अल्फ़ा के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जब वो ऐसे सीधे सीधे इसके पास सामने आ रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या बोला होगा, ये इसने इसको रिपल किया, ये रिपल करके क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, मतलब पलट कर वापस आ गया। तो ये था इनका मॉडल। और क्या बोला जनाब इन्होंने कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है और एटम का ज़्यादातर जो मास है वो सारा का सारा कहाँ पर एक्ट करता है, उसके न्यूक्लियस में उसके। और इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है सर्कुलर पाथ में और कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। अब इनका जो लॉ है वो असल में क्या हो गया, मतलब इन्होंने जो मॉडल पेश किया वो इनका मॉडल में थोड़ी सी वीकनेस आ गई। फेलियर तो हम नहीं कह रहे, फेल तो नहीं कह सकते, वीकनेस सबसे इंपॉर्टेंट बात। इनके वीकनेस की अगर हम बात करें, दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं वीकनेस। इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली emits energy, then radius of orbit decreases and electron will fall in the nucleus। देखो भाई, अब हुआ क्या, असल में हुआ ये कि जब इन्होंने अपना मॉडल दिया तो उस वक्त जो है मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसकी एक थ्योरी आ गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो थ्योरी ये कहते हैं, वो पढ़ाएंगे
वो थ्योरी कहती है जनाब, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के गिर्द चक्कर लगाता है, घूमता है, तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। जो बात तो वैसे रदरफोर्ड भाई साहब ने भी यही कहते थे वो भी। तो इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की गिर्द चक्कर काटता है, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। और ये बात सही भी थी, इस थ्योरी को बाकायदा प्रूफ भी कहता मैक्सवेल ने। तो हुआ ये, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जनाब, क्योंकि प्रोटॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन उससे गिर्द क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो होगा ये, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसमें एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, तो यार एक वक्त तो ये आएगा कि जनाब इसमें से एनर्जी इसकी पूरी ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अभी ये घूम रहे, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये लंबा चक्कर, फिर इसकी एनर्जी कम हुई, फिर कम हुई, फिर इसका रेडियस कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। एक वक्त ये आएगा जनाब इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी और ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। घूमते रहेगा, एनर्जी निकाले आ रहा, निकाले आ रहा, निकाले आ रहा, निकाले आ रहा, निकाले। अरे भाई एक वक्त तो ये आएगा कि इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और इस जो ऑर्बिट का रेडियस है वो कम होते जाएगा, होते जाएगा और ये एक वक्त क्या आएगा कि एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो एटम का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। और जब एटम का वजूद खत्म हो गया तो फिर ये बोर्ड क्यों है, ये मार्कर क्यों है, ये होता ही नहीं। लेकिन बोर्ड भी है, मार्कर भी, तभी तो पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये तो नहीं हुआ। तो लोगों ने यही बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहा है तो फिर ये तो एक वक्त तो ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन कलाइड कर जाएगा प्रोटॉन से न्यूक्लियस में, तो फिर वो तो एटम का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात का जवाब, इस बात का जवाब रदरफोर्ड भाई साहब के पास नहीं था। सबसे पहला फेलियर। लोगों ने जब इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, बताओ, उसके जवाब दो, तो इन्होंने ये जवाब नहीं दे सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, it should produce continuous spectrum, but experimentally line spectrum is प्रोड्यूस्ड। अब ये बाकायदा पूरा अलग टॉपिक हो गया, इस पर पूरा हम लेक्चर करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, वहाँ सब बताएंगे। अभी ये स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं ना, जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और एक लाइन स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं जब लाइट जब 7 कलर में निकलती है बाहर तो वो क्या हो, एक दूसरे में डिफ्यूसिस होने से, डिफ्यूसिस। जैसे रेनबो देखा, रेनबो, उसमें क्या होता है, एक के बाद एक कलर लाइट का, जो लाइट के कलर जो बैंड होता है लाइट का, वो आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं, वो उसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं कि हर बैंड के बाद गैप हो, बैंड के बाद क्या हो, गैप हो। जैसे कि अगर ब्लू लाइट है तो थोड़े से गैप के बाद क्या हो, ऑरेंज हो। गैप देखिए, उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब इट शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से जब आप क्या करोगे, प्रिज्म से पास करोगे तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाएगी और वो डिफ्यूज़ होगी एक दूसरे में, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। जो लाइट का जो बैंड हमें हासिल होता है ना, ये इससे प्रिज्म से गुजारने के बाद, उस बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर 7 डिफरेंट कलर्स जो आपस में डिफ्यूज हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और गैप दे देकर है, कुछ कलर्स गायब हैं, मतलब गैप है, कुछ कलर्स गायब हैं और बैंड के दरमियान गैप है, तो उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब सूरज की रोशनी से आपने क्या किया, प्रिज्म से पास करी, तो सूरज की रोशनी तो कंटिन्यूस आ रही है आपके पास, सूरज क्या कंटिन्यूसली आपको एनर्जी दे रहा है। तो हुआ क्या, हमें जो स्पेक्ट्रम हासिल हुआ वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सूरज की रोशनी से। या आप घर में जो पुराने ज़मानों में जो येलो लाइट वाला, पीली बत्ती वाला जो बल्ब आता था,
जब ये सेवर वगैरह जब उस वक्त नहीं थे, तो पीली बत्ती का जब बल्ब आता था, मतलब बहुत पीली सी रोशनी जो करता था, येलो कलर की रोशनी, तो वो वैसा बल्ब लगा लो या वो रोशनी पास करो तो क्या हो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्या किया हमने एक ट्यूब में जनाब क्या कर लिया, गैस भर ली, गैस के एटम से, और गैस के एटम से जब हमने लाइट को पास किया तो हुआ क्या, हमें जो गैस के एटम है जनाब, गैस के एटम से जनाब जब इस लाइट को पास किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि एक बैंड के बाद कुछ गैप, फिर एक बैंड के बाद कुछ गैप और कुछ बैंड गायब। और जो बैंड है हर लाइट के हर कलर की लाइट की जो बैंड है उसके बाद कुछ गैप है, उसके बाद दूसरा बैंड गैप दे देकर, तो इसे क्या इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो भाई फिर तो इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों, ये बताना ही चाह रहा है जनाब कि जो सूरज है वो कंटिन्यूसली आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, रुक के नहीं दे रहा, कंटिन्यूसली आपको एनर्जी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिया ही नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम बना। एक बैंड, एक कलर की लाइट की बैंड के बाद कुछ गैप के बाद दूसरा बैंड और कुछ कलर्स गायब, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम बना। अगर ये वाकई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता है तो फिर तो भाई इसको क्या देना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, मुसलसल एनर्जी देता रहे ताकि क्या बने, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बने। लेकिन बना क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये दो सबसे बड़े इसके वीकनेस थे, वीकनेस के लिए हमने, अच्छा, और इस वीकनेस को जो इम्प्रूव करेंगे, अब इसको बताएंगे कि हाँ भाई इसकी वीकनेस क्या है और ये क्यों नहीं जवाब दे पा रहे रदरफोर्ड साहब। इस बात को बताने के लिए अब अगला हमने पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, एक लंबा चौड़ा इसका मॉडल है नील बोहर भाई साहब का। वो सारी की सारी बातें डिटेल में एक एक पॉइंट पूरा साफ कर देंगे कि हाँ कोई मसला रहेगा ही नहीं। वीकनेस सारी वीकनेस जो भी कमी पेशी है वो सारी वो अपने मॉडल में पेश करेंगे। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। नील बोहर का एक लंबा मॉडल है पूरा, वो पूरी सारी कंसेप्ट इसमें क्लियर कर देंगे। ऐसा क्यों है, क्यों लाइन स्पेक्ट्रम दिया, क्यों नहीं दिया, क्या था, सब सारी बातें वो क्लियर करेंगे। तो नील बोहर का मॉडल लाजमी देखिएगा। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।